नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी का। और प्रोफेसर संगीत रागी जी आने वाले हैं प्रोग्राम में। और आज की सबसे बड़ी खबर कर्नाटका से बनी है। आखिरकार डीके शिव कुमार का मुख्यमंत्री बनने का सपना साकार होता दिखाई दे रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धरमैया की पारी खत्म हो रही है। अब इसमें कोई डाउट नहीं है। सिद्धरमैया ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। सिद्धरमैया ने आज सुबह अपने मंत्रियों के साथ, जिसमें डीके शिव कुमार भी थे, ब्रेकफास्ट मीटिंग की और उसमें सबको बता दिया कि आई हैव बीन आस्क्ड टू स्टेप डाउन। मुझे इस्तीफा देने के लिए कहा गया और मैं इस्तीफा दे रहा हूं। और ये उसके बाद की तस्वीर है। पैर छुए डीके शिव कुमार ने सिद्धरमैया के। सिद्धरमैया ने उनको गले लगाया और इससे ही साफ हो गया कि अगले मुख्यमंत्री अब डीके शिव कुमार होने जा रहे हैं। सिद्धरमैया ने आज इस ब्रेकफास्ट मीटिंग में मंत्रियों को बताया कि कांग्रेस हाईकमान ने उनको राष्ट्रीय राजनीति में आने के लिए कहा है और मुख्यमंत्री के पद छोड़ने के लिए कहा है। अभी यह साफ नहीं है कि उन्होंने दिल्ली आने के बारे में कोई फैसला किया है कि नहीं किया है। इस ब्रेकफास्ट मीटिंग में कर्नाटक के सारे मंत्री मौजूद थे। डीके शिव कुमार भी सिद्धरमैया के घर पर पहुंचे हुए थे। बैठक में पहुंचने के बाद डीके शिव कुमार ने सिद्धरमैया के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। और डीके शिव कुमार 2 दिन के बाद 30 मई को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। इससे पहले सिद्धरमैया जी को इस्तीफा देना है। इस्तीफा देने के लिए आज उन्होंने समय मांगा है, लेकिन कर्नाटका के राज्यपाल किसी जरूरी काम से मध्य प्रदेश गए हुए हैं, इंदौर गए हुए हैं। लेकिन कर्नाटका के सीएमओ के सूत्रों का यह कहना है कि अगर राज्यपाल मौजूद ना भी हो तो भी सिद्धरमैया इस्तीफा दे सकते हैं, लोक भवन को भेज सकते हैं और वो इस्तीफा आज दे देंगे। डीके शिव कुमार कर्नाटका में मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेंगे और उनके समर्थक अब बहुत जोश में हैं। राजधानी बेंगलुरु में जगह जगह उनके नाम के पोस्टर भावी मुख्यमंत्री के तौर पर लग चुके हैं। तो आखिरकार वो काम कर डाला कांग्रेस पार्टी ने, जो बड़े लंबे समय से लटकाया जा रहा था। पहले इसकी 3 साल पहले यह शुरू हुआ था जब चुनाव जीती थी कांग्रेस पार्टी। उस वक्त भी दिल्ली दरबार की दौड़ लगी थी। उस वक्त यह तय हुआ था कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री होंगे और पहला मौका सिद्धरमैया जी को मिला था। 2.5 साल पूरे होने के बाद पिछले नवंबर दिसंबर से बड़ी, हाँ सर 20 नवंबर को प्रोफेसर साहब जाएंगे। सर बहुत स्वागत है आपका सर। 20 नवंबर को आपने बताया 2.5 साल पूरे हो गए थे। फिर दिल्ली में सब कुछ ये चला था, लेकिन तब उस वक्त क्योंकि कई चुनाव आगे थे तो इसलिए ये फैसला हुआ कि चुनाव के नतीजों के बाद ही 3-4 इलेक्शन इंपॉर्टेंट है, इनके बाद ये फैसला किया जाएगा। और अब 3 साल पूरे होने पर डीके शिव कुमार जी को ये मौका मिल गया। कुछ और इसकी नई जानकारियां हैं वो हम आपको देंगे। पहले अभी क्या अपडेट है वो टी राघवन हमारे सहयोगी बेंगलुरु से जुड़ गए हमारे साथ। काफी कुछ तो आपने जो बताया था हमको, मैंने दोबारा बता दिया व्यूअर्स को। राघवन, अब आगे बताएं क्या होने जा रहा है। इस्तीफा आज ही हो जाएगा? डीके शिव कुमार की शपथ कब होगी? क्या कोई डेट भी आ गई है? जी, अब से कुछ देर में 2:30 बजे जहां पर मैं मौजूद हूं, कावेरी, जहां पर सीएम का आधिकारिक आवास है, यहां से सीएम सिद्धरमैया लोक भवन जाएंगे। आपने कहा वहां पर राज्यपाल मौजूद नहीं है, ऐसे में राज्यपाल कार्यालय को ये इस्तीफा सौंपा जाएगा। और कानून में इस बात की मान्यता है कि राज्यपाल कहीं से भी इस्तीफे को स्वीकार कर सकते हैं, इसीलिए ये एक कार्रवाई जो है वो होगी। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि सीएम ने राहुल गांधी से भी मुलाकात का समय मांगा है। अगर समय मिलता है तो वो आज या फिर कल दिल्ली रवाना होंगे। राहुल गांधी से उन्हें एक और बात कहनी, एक बात जो उनसे कहकर भेजी गई थी कि आप स्टेप डाउन कर दीजिए, उन्होंने ब्रेकफास्ट मीटिंग में इस बात का ऐलान कर दिया। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि अगले मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार होंगे। उन्होंने अपने कैबिनेट कलीग से ये कहा कि जितने भी लोग दोबारा नए कैबिनेट में शामिल होंगे, मैं अपील करूंगा कि जो लोग कैबिनेट में आते हैं या फिर जो लोग नहीं आते हैं, जाहिर तौर पर जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल थे डीके शिव कुमार के लिए पिछले जो लगातार ये कहते थे कि सिद्धरमैया 5 साल के मुख्यमंत्री हैं, उन लोगों को कैबिनेट से हटाया जा सकता है। ऐसे में उनसे भी सिद्धरमैया ने अपील की कि वो डीके शिव कुमार का साथ दें, उनके हाथों को मजबूत करें और 28 में वापस कांग्रेस पार्टी जो है वो जीत कर आए। इसके लिए सारे रास्ते रणनीति बनाएं। लेकिन उससे पहले क्या अब वो दिल्ली की राजनीति में जाएंगे, इस सवाल का जवाब उन्होंने अंदर नहीं दिया। अभी भी उनकी तरफ से यही कहा गया कि वो नेशनल एम्बिशन उनका कुछ भी नहीं है। वो चाहते हैं कि वो राज्य की राजनीति में ही रहें। तो क्या वो सिर्फ एक एमएलए बनकर रह जाएंगे, ये अब सवाल है जिस पर आगे आने वाले दिनों में कुछ आंसर्स मिलेंगे। लेकिन अभी भी ये बताया जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व की कोशिश रहेगी कि उन्हें दिल्ली बुला लिया जाए। ठीक, राघवन आपके साथ फिर छोड़ते हैं। 2:30 बजे आपने बताया, 2:30 बजे वो इस्तीफा जो है उनका हो जाएगा। फिर एक शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपको। ये तस्वीर जो अभी आप देख रहे हैं इस ब्रेकफास्ट मीटिंग में, चूंकि सारे मंत्री थे, फिर सारे मंत्री जब चले गए, केवल डीके शिव कुमार वहां थे सिद्धरमैया के साथ। ये उस वक्त की तस्वीर है। तब भी दोनों बैठकर थोड़ा मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं। हालांकि मुस्कुराहट डीके साहब के चेहरे पर ज्यादा है, सिद्धरमैया जी के चेहरे पर उतनी नहीं है। और फिर
हाथ भी मिल गए। खैर, दोनों ने एक साथ लंबे अरसे तक काम किया है और ये कांग्रेस पार्टी के लिए राहत की बात होगी कि ये काम फाइनली वो कर पाए, राहुल गांधी फाइनली ये काम कर पाए। अब समीर जी बताएंगे कि ये जितना स्मूथली हमको होता दिखाई दिया, क्या उतना ही आराम से ये काम कर लिया गया? और आगे क्या आपको लगता है कि सिद्धरामैया दिल्ली आने के लिए मान जाएंगे या वो वहां रहकर राज्य की राजनीति में रेलेवेंट बने रहने के लिए, एक पावर सेंटर बने रहने की कोशिश करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस हाईकमान ने पहली लड़ाई तो जीत ली है कि मुख्यमंत्री के बिना किसी बगावत के, जो कांग्रेस में अक्सर होता रहता है कि इस्तीफा नहीं देते, तमाम तरह के उठापटक होती है, कम से कम ये रहा कि तमाम मनोबल के बाद 6-6 घंटे बैठक करने के बाद दोनों को दिल्ली बुलाया गया था। तमाम वरिष्ठ नेताओं ने, फिर सोनिया गांधी ने, प्रियंका ने, राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात की और उसके बाद ये हुआ कि वो उन्होंने स्वीकार कर लिया। हालांकि एमएलए लगातार इस बात का दबाव बना रहे थे कि आपको इस्तीफा नहीं देना है, आपके साथ 40 से 50 विधायकों की ताकत है। लेकिन मुझे लगता है कि उनके साथ पार्टी का तमाम बैठकों के बाद भविष्य की राजनीति भी तय हुई होगी कि क्या सिद्धरामैया को देंगे, सिद्धरामैया को क्या ऑफर किया गया। कहा यह जा रहा है कि राज्यसभा के लिए उनको कर्नाटका से राज्यसभा भेजकर दिल्ली बुलाया जाएगा, उनके बेटे के भविष्य की राजनीति को लेकर चर्चा हुई होगी, कर्नाटका में बाकी आने वाले चुनाव को लेकर, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर क्या होगा, ये चुनाव होगी। तो मुझे लगता है कि फिलहाल कम से कम ये है कि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन डीके शिव कुमार के सामने बड़ी चुनौती है। अब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ेगा। डीके शिव कुमार खुद लिंगायत कम्युनिटी से आते हैं, तो ठीक है, डीके शिव कुमार लिंगायत से आते हैं, लेकिन जिस तरीके से ओबीसी कुरबा कम्युनिटी से आने वाले आपका एक ओबीसी मुख्यमंत्री था, आपने कुरबा कम्युनिटी के ओबीसी मुख्यमंत्री को हटा दिया। और राहुल गांधी जिस ओबीसी की राजनीति की बात करते हैं, प्रधानमंत्री पे लगातार ओबीसी की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हैं। अब राहुल गांधी क्या जवाब देंगे कि आपने एक ओबीसी मुख्यमंत्री को हटा दिया, उसकी जगह आपने एक लिंगायत को बना दिया है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में राहुल गांधी को बताना होगा, वोकलिंगा को आपने बना दिया है, लेकिन अब ओबीसी को आपने जिस तरीके से हटाया है, तो क्या भविष्य की राजनीति करेंगे? क्या उनके साथ किसी एक दलित को बनाएंगे? मैं बता दूं सर, ये तो बीजेपी ने कैंपेन शुरू कर दिया है कि एक ओबीसी की इकलौते ओबीसी चीफ मिनिस्टर को कांग्रेस पार्टी ने हटा दिया। खैर, लेकिन डीके शिव कुमार की सरकार में एक नहीं 3-3 डिप्टी सीएम होने की बात भी चल रही है इस वक्त। इसमें एक ओबीसी जरूर होगा, एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से होगा और एक मुसलमान समुदाय से भी होगा। यह भी बिल्कुल साफ अभी तक जानकारी के मुताबिक आ रहा है। ओबीसी समुदाय से डिप्टी सीएम की रेस में जो 3 नाम चल रहे हैं, उसमें सिद्धरामैया के बेटे यतींद्र का भी नाम है। उनके अलावा 2 लिंगायत एमबी पाटिल और ईश्वर खंडरे, इनके नाम हैं। दलित समुदाय से रेस में 2 जो नाम है वो हैं जी परमेश्वर, सीनियर लीडर है, मौजूदा गृह मंत्री भी हैं, और दूसरा प्रियंक खड़गे साहब के बेटे का, जो कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब के बेटे हैं। और मुस्लिम समाज से जो नाम चल रहे हैं उसमें सलीम अहमद, रिजवान अरशद और रहीम खान है। अब सिद्धरामैया जी ने जाते जाते जो अपना अंतिम कार्ड खेला, वो भी समीर जी ने उसकी बताया कि उसके पीछे वजह क्या थी। उन्होंने जाते जाते राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की जो एक सामाजिक शैक्षणिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट थी, जो कि बहुत पहले से थी राज्य सरकार के पास, लेकिन डोमिनेंट कास्ट के खास तौर पर लिंगायत और वोकलिगा के दबाव में ये जारी नहीं की जा रही थी। ठीक है, शिव कुमार भी इसको जारी नहीं होने देना चाह रहे थे, क्योंकि ये रिपोर्ट अब आई है तो इससे ये पता चलता कि ये डोमिनेंट खासकर वोकलिगा और लिंगायत समुदाय, इनकी आबादी कितनी है और ओबीसी आबादी ओवरऑल कितनी है, जिस कास्ट से सिद्धरामैया आते हैं उसकी आबादी कितनी है, मुस्लिम सबसे ज्यादा आबादी कितनी है। जी, मैं वही बता देता हूं। तो इसके मुताबिक 14% मुसलमान है कर्नाटका के अंदर, और ओबीसी वर्ग 70% है, लगभग 70% जो है वो ओबीसी वर्ग है। यही बात सिद्धरामैया हाईलाइट करना चाहते थे कि सबसे बड़े समुदाय का नेता तो मैं था, और जिस समुदाय से आते हैं डीके शिव कुमार साहब, वोकलिगा, उसकी संख्या है लगभग 10.5%, 10.3%, और लिंगायत समुदाय की जनसंख्या निकली है 11%। ब्राह्मण समुदाय वहां पर 2.61% है, और इसमें यह भी सिफारिश की गई है कि जो पिछड़ों का आरक्षण है, ओबीसी आरक्षण है, वो बढ़ा करके 51% जो है वो कर दिया जाए। तो ये था वो आखिरी कार्ड। अब लेकिन काफी देर हो गई है ये करते करते, लेकिन ये उनके आखिरी फैसलों में से एक था कि ये ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट स्वीकार की जाए। त्रिपाठी जी, नहीं, देखिए, ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट अगर स्वीकार की जाएगी तो नया पंडोरा बॉक्स खुलेगा, और जो ये काम बहुत अच्छा काम कांग्रेस के लिहाज से देखें तो ये बहुत बड़ा और बहुत जरूरी और बहुत अच्छा काम हुआ है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो कांग्रेस के लिए 2028 में आने वाले चुनाव में मतलब तय था कि बड़ी मुश्किल होगी, वो कोई इफ बट नहीं था। लेकिन इन दोनों नेताओं के सहमत हो जाने, दबाव में काम करने, किसी कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूले पर आने, पुत्रों को समायोजित करके निकालने, क्योंकि भाई अगर ये आएंगे राज्यसभा में तो किसी की जगह तो लेंगे। हाँ। पार्टी में तो है नहीं कांग्रेस पार्टी,
सत्ता में तो है नहीं कांग्रेस पार्टी, तो क्या दे सकती है? राज्यसभा में नेता बनाएगी, क्या करेगी? क्या उनको और कुछ तो दे नहीं देगी? खरगे जी को हटा के अध्यक्ष भी नहीं बना देगी। तो क्या कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूले के तहत वो आएंगे? और अगर वो आएंगे तो फिर खरगे जी के भी पुत्र हैं, जैसे सिद्धारामैया जी के पुत्र हैं वैसे खरगे जी के पुत्र हैं। तो क्या दोनों ये कहेंगे कि अब हम कर्नाटक की राजनीति छोड़ते हैं, अब हम दिल्ली आते हैं? दोनों पुत्र, जिसको कहते हैं ना कि पुत्रोदय होगा, वही दोनों वहां चलाएंगे और उनके साथ डीकेएस को तालमेल बिठाना होगा। ये भी जरा समझने की बात है। लेकिन ये जो पहला चरण है, ये बहुत बढ़िया है और मुझे लगता है कि इसका श्रेय तो राहुल गांधी को देना ही पड़ेगा कि उन्होंने ये काम करा लिया, चाहे जैसे कराया, चाहे डरा के, धमका के, समझा के, और ऐसे ही होता है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा काम किया है। अब ये दूसरा वाला पेंडोरा बॉक्स है, ओबीसी वाला, क्योंकि ये सिर्फ इतना भर नहीं, अच्छा तस्वीरें चेंज कई बार लोग ये कहते हैं ना, जैसे मतलब मैं निजी तौर पर इसका कभी समर्थक नहीं रहा कि अब जाति गिने, बड़ा पीछे जाने जैसा है, लेकिन जैसी राजनीति चल रही है तो गिन ही ले एक बार, सबको पता लग जाए। और जब सब जातियां सामने आएंगी तो जैसे कोई चीज नई चीज होती है तो फिर उसके आधार पर थोड़ा असर्ट करता है आदमी। जैसे अभी तो सब भूले हुए हैं, तुरंत पता चलेगा कि हमारी इतनी जनसंख्या है, तो जिसकी ज्यादा होगी वो कहेगा, ठीक है, जितने लोग कमजोर होंगे वो सब अपने आप को कहेंगे कि हमारा। तो नए किस्म का पेंडोरा बॉक्स चुनाव के पहले आएगा और आमतौर पर ऐसी चीजों का नुकसान उसी को होता है जो सत्ता में होता है। एक बार बसवराज बोम्बई जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी बात मैं आपको सुनाता हूं। वो तो खुलकर कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास एक ही तो ओबीसी चीफ मिनिस्टर था, उसको हटा दिया है, इसका नुकसान उनको चुनाव में होगा। बसवराज बोम्बई। Impact on Congress party as well as in electoral politics of Karnataka, especially the backward classes will go against the Congress, and it is a betrayal of backward classes by Congress party, especially Rahul Gandhi. He has been campaigning for OBC and has removed a OBC chief minister himself, and his crocodile tears for backward class has been exposed, and already people are reacting, especially the backward classes are totally disappointed, and they are reacting very sharply and saying that they are going to teach a lesson in the next general election at 2028. तो बीजेपी को ये बात कहने का मौका मिल गया, ये बात ठीक है, लेकिन अचानक इससे कोई ओबीसी सीएम हट गया, आसमान टूट पड़ेगा, ये नहीं है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे इसको एक कैंपेन में बदलने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी। एक सवाल अभी जनता पार्टी ने कहा कि ये काम करा लिया गया, कैसे हुआ इसकी एक जानकारी मैं आपको छोटी सी एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें थी जिस दिन ये सारी मुलाकातें दिल्ली में हो रही थी, उस बैठक में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, रणदीप सुरजेवाला, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया साहब, ये सारे लोग थे सर। तो लंच तक की बैठकों में कोई हिंट भी नहीं दिया गया था सिद्धारमैया जी को कि ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। तब तक कोई जानकारी उनको इस बारे में नहीं दी गई थी। फिर आता है लंच ब्रेक होता है और राहुल गांधी लंच करने के लिए जाते हैं 10 जनपद सोनिया जी के घर, और सोनिया जी के घर पर प्रियंका जी भी आ जाती हैं। और वहां ये कहा गया कि सबसे पहले सोनिया जी ने कहा कि ये वादा मेरा था डीके शिव कुमार को, और ये वादा पूरा करने का समय अब आ गया है। सोनिया जी की तो वो कॉन्फिडेंट माने, प्रियंका जी के तो वो करीब माने ही जाते हैं। प्रियंका जी ने भी हाँ में हाँ मिलाई, और वहां से फिर ये मन बना करके राहुल गांधी 10 जनपद से निकले कि ये बात मुझे अब वहां जाकर कहनी है। और उस बैठक में सब लोग पहले मौजूद थे। राहुल गांधी कुछ मिनटों के बाद आते हैं बैठक में, और सिद्धारमैया जी की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं कि यू विल हैव टू स्टेप डाउन, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। और बताते हैं कि उसके बाद बड़ी लंबी चुप्पी रही, सिद्धारमैया जी के मुंह से भी कुछ नहीं निकला। ही वॉज शेल शॉक्ड, ऐसा रिपोर्ट के अंदर लिखा है। वो हक्के बक्के रह गए, उन्हें दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि आज उनके साथ ये होने जा रहा है, उनको कुर्सी छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। और फिर उसी में एक वाक्य लिखा था, सर को तो याद होगा आप लोगों को रिपोर्ट में, कि एस बंगारप्पा जी का इस्तीफा लिया था पीवी नरसिम्हा राव जी ने, उन्होंने भी ऐसे ही उनको दिल्ली बुलाया था, और दिल्ली बुला करके उनको सीधे सीधे कह दिया था कि आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। अब वहां से एक कहानी मैं छोटी सी और सर बताता हूं कि बताया गया कि वो नाराज होकर चले गए बंगारप्पा जी, और उन्होंने फोन किया अपने विधायकों को और मंत्रियों को कि मैं कल एयरपोर्ट आ रहा हूं, एयरपोर्ट पे जितने विधायक हो सब आ जाओ और लाखों लोग लेकर के आना, दबाव बनाना है। और अगले दिन जब वो पहुंचे तो वहां पर 6 विधायक आए थे और 200-300 लोग आए थे, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि गाड़ी छूट चुकी है। तो मेरे ख्याल से सिद्धारमैया जी ने वो अटेम्प्ट नहीं किया
दबाव बनाने वाला घटना अटेम्प्ट उस रूप में किया नहीं। सर ऐसा ही बीजेपी के साथ हुआ था 2011 में, जब नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, तो येदियुरप्पा पे लोकायुक्त की रिपोर्ट आ गई थी करप्शन की। तो नितिन गडकरी ने कहा इस्तीफा लेना है, तो वेंकैया नायडू को भेजा गया वहां पर। नितिन गडकरी ने वेंकैया नायडू को भेजा कर्नाटका, तो वेंकैया नायडू ने येदियुरप्पा को बुलाया अपने होटल के रूम में। येदियुरप्पा सामने बैठे थे, वेंकैया नायडू ने अपना लैपटॉप खोला और फिर आरोप पढ़ने शुरू हो गया कि देखो ये लोकायुक्त की रिपोर्ट आई है, आप पे इतने इतने आरोप है। तो येदियुरप्पा इतने गुस्से में आए, उन्होंने उनका लैपटॉप उठा के जोर से जमीन पर पटक दिया और बोले ये लोकायुक्त रिपोर्ट, ये लैपटॉप और आपके अध्यक्ष को मैं नहीं जानता। फिर उन्होंने नितिन गडकरी को फोन किया। नितिन गडकरी ने कहा कि आपको इस्तीफा देना है। उन्होंने कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अब चूंकि नितिन गडकरी नए अध्यक्ष है, पार्टी के इतने पावरफुल लीडर नहीं थे, नितिन गडकरी सकपका गए कि भाई एकदम से मुख्यमंत्री कह रहा है इस्तीफा नहीं दूंगा, तो अब कैसे स्थिति होगी। तो उन्होंने फिर दिल्ली में फ़ोन किया, अरुण जेटली को फ़ोन किया और आडवाणी जी से बात की। फिर अरुण जेटली ने येदियुरप्पा को फ़ोन किया, बोले भाई ये पार्टी का डिसीजन है और आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कि मेरा ही पसंद का व्यक्ति सीएम बनेगा। बोले हम आपकी ये बात मान लेते हैं। तो फिर सदानंद गौड़ा को मुख्यमंत्री बनाया गया था उसके बाद। ठीक है, तो ये सदानंद गौड़ा भी बदल गए, तो उन्होंने कहा सदानंद गौड़ा को हटाओ, तो उनको हटा के फिर उन्होंने बड़े ये अप्रिय फैसले होते हैं जो लेने पड़ते हैं लीडरशिप को कभी कभी, और उसमें कभी कोई नेता रिएक्ट कर जाता है, कोई नहीं करता। सर ये होता ही है लीडरशिप, और लीडरशिप का मतलब ये होता है कि अप्रिय फैसले और फैसले लेना ही लीडरशिप होता है। हम कल परसों भी चर्चा कर रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप और कांग्रेस की लीडरशिप में बात कर रहे थे। कल तो वैसे हमने मजाक में कहा था, लेकिन आज भी सच है, आज बकरीद है। ठीक है, लेकिन ये हो गया, राहुल गांधी जी ने फैसला किया, कर लिया, मतलब फाइनली आपकी बात माने तो प्रियंका जी ने फैसला किया और राहुल जी ने उसको माना। इसको ऐसे देखना चाहिए कायदे से। मतलब पॉलिटिकल यदि हम इस पर ट्विस्ट करें, सिद्धारमैया से तो आगे बढ़ गई ना बात। अब सिद्धारमैया जी तो चले गए। इम्पोर्टेंट ये है सर, इम्पोर्टेंट ये है कि बलि दी गई, बद हुआ। अब किसने वो तो कह चुके हैं, वहां से तो शुरू किया उन्होंने, वहां से शुरू की बात, वो तो अलग बात है। लेकिन मतलब प्रियंका जी के फैसले को पार्टी ने मान लिया, ऐसा देखना चाहिए इसको, लीडरशिप को देखना चाहिए। मैं इसको पॉलिटिकल एंगल से देख रहा हूँ, क्योंकि सिद्धारमैया से तो आगे बात नहीं कर। सोनिया जी प्रियंका ने किया। आपने सोनिया जी क्यों नहीं कहा? आपने प्रियंका सोनिया का फैसला। सोनिया जी, अब उस तरह सोनिया जी की बात तो सब मानते हैं कि सोनिया जी की बात मानना एक अलग मुद्दा है, लेकिन प्रियंका जी की बात को मानना लीडरशिप का पॉलिटिकल, यदि आप पॉलिटिकल ट्विस्ट देखते हैं स्टोरीज में, ठीक है, तो यही है। तो उस यदि पॉलिटिकल एंगल देखते हैं, स्टोरी नहीं है, पॉलिटिकल एंगल तो ये कि प्रियंका जी की बात मानी गई। ठीक है, सोनिया जी ने कहा तो वो भी प्रियंका जी की बात को माना ना सोनिया जी ने। ठीक है, सोनिया जी की बात पर कोई वहां पे कोई विवाद ही नहीं है कि किसी को लेकर हो रहा है या नहीं हो रहा। खैर अच्छा हो गया, ये फैसला हो गया। ये भी सब चलता रहेगा कि ओबीसी चीफ मिनिस्टर जो है हटा दिए गए, तो अब क्या होगा। तो पिछले कब ओबीसी चीफ मिनिस्टर था कर्नाटक में? बीजेपी का सारे डोमिनेंट कास्ट, सारे डोमिनेंट कास्ट के हैं, तो उसमें कौन सा ऐसा फर्क पड़ गया। और कर्नाटक में ओबीसी की राजनीति और सिद्धारमैया हमेशा ही करते रहे। यदि आपको ध्यान हो, पिछले 6 महीने, पिछले 1 साल में जब भी राहुल गांधी जी ने या कांग्रेस ने या सिद्धारमैया ने उन्हें हटाने की बात की, तो वो ओबीसी की ये रिपोर्ट लेकर आई। ये 2015 की रिपोर्ट है, आज की रिपोर्ट, ये जो आज जारी हुई है। हाँ, ये जो आज जारी हुई है। और उसको उन्होंने पहले राहुल जी को दिखा दिया कि देखो ये 70% लोग हैं, 69.1% समथिंग है, वो ओबीसी हमारे साथ है। जो 2-3 दिन पहले मैंने चर्चा में कहा था कि ये जो विधायकों की भीड़ होती है, जो आप कहते हैं चीफ मिनिस्टर के साथ सबसे ज़्यादा, वो सिद्धारमैया के साथ नहीं होते, वो उनके साथ भी नहीं होते, बंगारप्पा के साथ, वो चीफ मिनिस्टर के साथ। तो अब आप जो चीफ मिनिस्टर हैं अभी देखेंगे तो वो सारे के सारे लोग कल 40-50 समर्थक उनके घर के बाहर बैठकर नारे लगा रहे थे, वो उतने ही रहे। हाँ, तो वो इसीलिए पॉलिटिक्स का हिस्सा यही है कि सत्ता में जो लोग हैं, चीफ मिनिस्टर जो हैं, उनके साथ वो रहते हैं और लीडरशिप तय कर लेती है। मुझे लगता है कि अब ये बात खत्म होगी। अब तो जाति का जो भी उनको एडजस्टमेंट करना होगा ओबीसी को, वो करेंगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाकर। अब सिद्धारमैया की जिम्मेदारी होगी कि वो अगली बार सरकार बनाए। एक बात आ रही थी प्रोफेसर साहब की, आपकी बात पर, डीके शिव कुमार की। हमने कहा कि आप कर्नाटक के कॉन्टेक्स्ट में क्यों सिर्फ पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कितने ओबीसी। आप ये देखिए ना कि पूरे देश के परिदृश्य में भारतीय जनता पार्टी के कितने ओबीसी चीफ मिनिस्टर हैं और कितने अपर कास्ट चीफ मिनिस्टर्स हैं। सर एक खबर आ रही है इस वक्त, बता दें सिद्धारमैया आज शाम को ही दिल्ली आएंगे। बड़ी खबर है, सिद्धारमैया आज शाम को ही दिल्ली आ रहे हैं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के लिए, और वो अब वहां जाकर के वो अपना फैसला इस बारे में बताएंगे, क्योंकि ये तो उन्हीं का निर्णय होगा कि वो राज्यसभा में आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते, वो दिल्ली में आकर के कुछ काम करना चाहते हैं कि वो, या फिर सिर्फ वो बैंगलोर में रहकर ही संतुष्ट है। और बैंगलोर में रहकर ही संतुष्ट है तो इसका मतलब फिर अब बैंगलोर में तो उनको कोई और पद नहीं दिया जा सकता,
मुख्यमंत्री रहा व्यक्ति है, वो प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बन सकते, वो अब सरकार में भी नहीं रह सकते। तो फिर आज शाम 6:30 बजे देखिए खबर है कि वो दिल्ली आ जाएंगे। अभी तक जो जानकारी हमें मिल रही है वो उसके मुताबिक वो राज्यसभा में भी शायद बहुत इंटरेस्टेड ना हो। वो राज्यसभा के बदले और क्या लेना चाहेंगे पार्टी लीडरशिप से, ये इंपॉर्टेंट है कि वो और अपनी क्या कोई डिमांड्स लेकर के आते हैं। अभी तक तो बड़े गले मिल रहे थे और हाथ भी मिल रहे थे, सब हो रहा था। असली तो अब जब दिल्ली आएंगे तो बात होगी। मुझे लगता है दिल्ली में आना उनको अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, क्योंकि वहाँ रह करके वो ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना हम, उंगली करना, बार बार उनको चिढ़ाना, बार बार उनको जैसे है ना नट बोल्ट कसते रहना। देखिए कोई भी आप जगह से, इस जगह से वो हटे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वो शांति से बहुत ज़्यादा बैठ जाएंगे जी। मन से यदि इस्तीफा दे देते तो बात समझ में आती थी। एक इसको कहते हैं कि कॉर्नर करके आपको किया गया, आपको करने के लिए मजबूर कर दिया गया। और जब आदमी कहा जाता है ना कि मजबूर कर दिया जाता है तो ये कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला नहीं हम कहते हैं, इसको डोमिनेंस कहते हैं। और डोमिनेंस में जो पार्टी हारती है वो पार्टी उसका बदला जरूर चुकाना चाहती है। तो डीके शिव कुमार से वो बदला नहीं चुकाएंगे ये पूरे आने वाले 2 साल में, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि इसके बाद कर्नाटक की राजनीति में आपको उथल पुथल थोड़ा ऐसा दिखे, पावर टसल आपको दिखता मिलेगा अंदर से। दूसरी बात जो विजय जी के मुद्दे को बात कर रहे थे कि विजय जी ने कहा कि भाई कर्नाटक में आपका कहाँ कितना नहीं अरे तो हम भी चल सकते हैं, ऐसा क्या है? आप सिर्फ समीर जी क्लिक जा रहे हैं। बोलिए, ये हमारा ये गलत है। नहीं बोलिए। ये विजय जी वरिष्ठ हैं, हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। देखिए मेरा कहना है कि आज के दिन में यदि हिमाचल ओबीसी चीफ, उसमें वो भी याद रखिए शिवराज जी को भी आगे बढ़िए, बीजेपी पर बात कर रहे हैं। लेकिन आपने कल ही कहा था कि शिवराज जी को नहीं क्या है, मैंने अरे अब शिवराज जी वाली बात है, शिवराज जी वाला किस्सा सुनाना पड़ेगा आपको। शिवराज जी तो हम तो सारे किस्से सुनाते हैं। मैंने कहा कि मोहन यादव जी हैं, नायब सैनी जी हैं, ठीक है कि नहीं। आप सम्राट चौधरी को देख लीजिए। और ये सबसे पहले प्रयोग भारतीय राजनीति में किसने किया? आप देखिएगा कल्याण सिंह को ला करके, उमा भारती को ला करके, सब जगह भारतीय जनता पार्टी, बाबूलाल गौड़ को ला करके, यहाँ पर पाटीदार अभी भी जो हैं गुजरात के, वो भी तो ओबीसी कैटेगरी में है। वो तो सर वैसे जब आप ओबीसी कहते हैं, ओबीसी तो एक बहुत बड़ा समूह है। मैंने वो उनकी जो एग्जैक्ट कास्ट कुर्बा है वो 8% है, वो 8% है। मैंने कहा कि मैं बार बार मैं आप लोगों की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। पता था कि भारतीय जनता पार्टी इतनी जातियों में बटी हुई है, वो तो हिंदुत्व की पार्टी में थी ना, हिंदू ही है ना सारे मुख्यमंत्री। तो नहीं सर, आप तो शैतानी कर रहे हैं, आपके सवाल का जवाब दे रहे थे सर। ठीक है, जब आपने छेड़ा था, ये तंज किया था। लेकिन अभी हमने आपको बताया नहीं, इंटरेस्टिंग बात निकल पड़ी। अभी हमने आपको बताया कैसे सिद्धरामैया जी को बताया गया कि उनको इस्तीफा देना है और वो बड़े हैरान रह गए थे। अभी आपको विजय जी बताएंगे एक किस्सा। शिवराज जी से भी इस्तीफा कहा गया था कि आप नहीं बनेंगे चीफ मिनिस्टर, ये उनको भी बता दिया गया था। और उनके लिए तो ये और मुश्किल था डाइजेस्ट करना, इतनी बड़ी जीत हुई थी, इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, फटीग है, सब कुछ कहा जा रहा था। उसके बाद भी पार्टी इतने बड़े मार्जिन से मध्य प्रदेश का इलेक्शन जीती और तब उनको नहीं बनाया गया। तो उनके लिए तो इसको पचा पाना बड़ा मुश्किल रहा होगा। कैसे उनको कन्वे किया गया था सर, बता दीजिए। हाँ, ये बताता हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ आपको कि ये नॉर्मली ऐसे ही पॉलिटिक्स में होता है। ये सिद्धारमैया के साथ हुआ, ये भैरव सिंह शेखावत के साथ हुआ जब वसुंधरा जी को लेकर आए, ये शरद पवार के साथ हुआ जब उन्हें हटाया इंदिरा गांधी ने। तो नॉर्मली जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं वो बात ठीक है कि यदि उसी लीडर को वहीं रखेंगे स्टेट में तो उसको काम करना मुश्किल होता है, तो उसको वो सेंटर में शिफ्ट करने का काम करते हैं। जगन्नाथ मिश्रा को, जगन्नाथ पहाड़िया को भी हटाया गया राजस्थान में, जगन्नाथ मिश्रा को भी हटाया, तो वो सब होता है। लेकिन वो इंटरेस्टिंग किस्सा इसलिए मुझे याद आया कि शिवराज जी ने कल अपनी किताब जो उनकी आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 35 साल 30 साल अपनापन, उसमें एक बड़े किस्से का जिक्र किया गया है। वो इंटरेस्टिंग किस्सा है और वो आज के लिए ज़्यादा मौजूद हो जाता है, बिल्कुल आज बहुत रेलेवेंट है कि जब शिवराज जी को हटाने का फैसला हुआ, केंद्र ने, पार्टी ने, लीडरशिप ने फैसला किया, और आपने कहा कि वो तो बड़ी जीत के साथ आए थे, उनकी बड़ी जीत थी और वो बड़े भी नेता थे, कद में भी बड़े नेता थे। तो प्रधानमंत्री जी ने उन्हें फ़ोन किया शिवराज जी को, ये किताब में खुद लिखा है शिवराज जी ने कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री शिवराज से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने शिवराज से बात कर रहा हूँ। अच्छा, अपने शिवराज से बात कर रहा हूँ और कह रहा हूँ कि शोक मत मना, दुख मत करो, इसका ईश्वर ने शायद कुछ अच्छा लिखा है, तुम आराम करो थोड़े दिन, अकेलापन में
ध्यान करो, जो भी करना है वो करिए और फिर कुछ अच्छा ही होगा। ईश्वर ने शायद कुछ अच्छा लिखा ये है। मोदी जी ने बोला, मोदी जी ने शिवराज शिवराज जी को बोला और शिवराज जी ने उस बात को कहा कि मैंने प्रधानमंत्री के तौर पे उस बात को नहीं सुना, ऐसे समझा कि मेरा कोई लीडर या बड़ा भाई इस बात को कह रहा है और मैंने उस बात को माना और मैं फिर वहाँ से चला गया उत्तराखंड और 5-7 दिन वहाँ एकांत में रहा, मन को ठीक किया और फिर आया तो एक नई जिंदगी के साथ में निकल कर आया। और फिर कृषि मंत्री बनाए, फिर कृषि मंत्री बाद में बनाए गए। अच्छा ही तो अच्छा, ये तो ऐसा होता रहता है कि बहुत सारी बातें, लेकिन लीडरशिप में ये फ़र्क है कि राहुल गांधी ने, मुझे नहीं पता कि कैसे समझाया सिद्धारमैया साहब को, या सीधा कहा है नहीं कहा है, सीधा सीधा कह दिया गया, ऐसा ही बताया जा रहा है। नहीं ऐसा बताया होगा, लेकिन कोई और बात भी की होगी, नहीं की Obviously, होगी, वो आप अंदर वो तो obvious आप वो बात तो होती है। क्या वो चार लेकिन लोगों ये के बीच होता ही है बात कि नहीं होती। यदि बड़े लीडर को आप हटा रहे हैं तो उसको दिल्ली लाना ही पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल काम अरे है। अब ये राहुल गांधी की तारीफें शुरू हो गई हैं कि राहुल गांधी जी ने देखिए सारा दक्षिण सेट कर दिया है, सिद्धरमैया जीटीके वाला इशू सॉल्व कर लिया, तमिलनाडु में अलायंस बदल लिया, केरल में सतीशन केशव वेणुगोपाल जो है वो उन्होंने सॉल्व कर लिया। जी त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, मुझे लगता है कि अगर ये सब कर लिया है तो प्रशंसा तो करनी ही चाहिए और राहुल गांधी का भी ये साहस है कि 5 विधायक होकर आप उसके जिसके 106 विधायक हैं उसके बगल कुर्सी लगा के बैठे, मतलब ये साहस का काम है। लेकिन अगर उसको पॉलिटिकली देखेंगे तो बिल्कुल बड़ा काम किया है। अगर तमिलनाडु और कर्नाटक 2 राज्यों में, एक में पावर का बहुत स्मूथ ट्रांजिशन उन्होंने करा दिया और दूसरे में अपनी भागीदारी तय कर ली, तो ये तो बहुत सुंदर है। वीडी सतीशन को बनाया वहां पर केरलम में, तो एक तरह से केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक तीनों जगह उनकी साझेदारी है। तेलंगाना पहले से उनका सत्ता का बड़ा केंद्र है, तो आप अगर देखें तो अब उनको कोई दिक्कत नहीं। एक आंध्र प्रदेश उनके लिए बाधा है। आंध्र प्रदेश में चूंकि चंद्रबाबू वहां भी नायडू, उनका उनके पवन साथ कल्याण- अब अंडरस्टैंडिंग, शायद अलायंस नहीं तो अंडरस्टैंडिंग तो है जगन के साथ। नहीं, लेकिन वो कोई ऐसा अंडरस्टैंडिंग नहीं है और उसका कोई मतलब भी नहीं, वो अंडरस्टैंडिंग है भी नहीं। वो जगन तो हमेशा एंटी ही रहे, मतलब भले उनके पिता वो वाईएस राजशेखर रेड्डी वो कांग्रेसी थे, लेकिन ये तो उलट हो गया, बल्कि जगन की जो बहन है वो कांग्रेस में रहती कांग्रेस को अध्यक्ष आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष लेकिन हैं वो। कांग्रेस को तोड़ करके ही तो खड़े हुए लेकिन जो जगन। मूल जो बात है, कांग्रेस के हिस्से में इस वक्त तो अच्छी खबरें हैं, उसको दे दीजिए। मतलब मैं जो कह रहा हूं ना कि आप इस वक्त उसके हिस्से में बहुत अच्छी खबरें आई हैं। अब सवाल यह है कि जो आशंका विजय जी और प्रोफेसर साहब जता रहे हैं, क्या उसके लिए राहुल गांधी उतना अलर्ट अटेंटिव मोड में रहेंगे? सिद्धारमैया वहां रह के नुकसान ना करें, क्योंकि हाँ, नुकसान ना करें, क्योंकि ये तो खतरा है ना भाई। और बाकी तो निर्णय ऐसे लिया जाता है भाई, यही दूसरा कोई निर्णय लेता तो आप आगे अच्छा ब्रेक पर जाने का समय हो गया। खबर तमिलनाडु की बात निकली तो बता दूं, आज विजय दिल्ली में है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मुलाकात हो गई है, लेकिन राहुल गांधी सोनिया गांधी से नहीं मिले। पहले कहा जा रहा था मिलेंगे, मिले बगैर वो चले गए हैं। और AIADMK में अच्छी खबर यह है कि उसके जो 2 फाड़ हो गए थे वो फिर एक हो गए, वो फिर से फैक्शंस जो है वो एक माफीनामा भी जो 3 10 विधायक लौटे उसमें थे से। उनमें से एक ने तो माफीनामा भी लिखा, माफी मांगता हूँ, हमसे गलती हो गई। हाँ, तो AIADMK पूरा की वापस टूट बच लौटे। गई। नहीं तो सिर्फ 15 लौटे हैं, 10 अभी भी इनके साथ ही है, उससे भी ग्रुप टूट चुका है, पूरा नहीं लौटा। 4 ने तो इस्तीफा देके वो टीवी को ज्वाइन कर स्वीकार लिया। भी हो गया, वो लोग चले गए। बाकी जो गए थे उसमें से 15 वापस लौटे हैं, 10 अभी भी विजय के साथ है। उन्होंने बोल दिया है कि विजय के साथ ही रहने वाले हैं। अच्छा। तो भी पूरा ग्रुप उसमें अंदर शिफ्ट नहीं हुआ है। ये खबर जो आप बता रहे हैं विजय की प्रधानमंत्री से मिलने के पहले की है या बाद की है? ये तो कल की घटना है। अच्छा ठीक है। नहीं, लेकिन अगर ये है घटना तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो हम लोग कह रहे हैं कि 5 विधायक देके, तो क्या विजय इंतजाम कर रहे हैं? क्या कुर्सी बगल में लगा ली थी, हम अभी तो प्रशंसा कर रहे थे ना, आप तुरंत आप जानबूझ के ऐसा कंकड़ वाला डाल उनको देते। जरूरत नहीं रहेगी कांग्रेस की, तो फिर नहीं रहेगी आने वाले, अगर वो तो नहीं बात सही रहेगी है। सर, तो अभी फिर तो क्यों 6 मिले? महीने का-